जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जिसमें अभी तक हमने ये जाना कि सुरक्षा क्या है, किस चीज को हम अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे और सुरक्षा का वास्तविक अर्थ किसे माना गया है और क्या है सुरक्षा के दायरे। आज हम चल रहे हैं सुरक्षा की धारणाओं को समझने। सुरक्षा की प्रमुख तौर पर दो धारणाएं मानी गई हैं, एक है पारंपरिक धारणा और एक है अपारंपरिक धारणा। आज हम चल रहे हैं पारंपरिक धारणा को विस्तार पूर्वक समझने। तो पहले पारंपरिक धारणा को जब हम चल रहे हैं समझने, तो ये समझ लीजिए पारंपरिक धारणा को भी हमने दो भागों में बांटा है। एक है बाहरी सुरक्षा और एक है आपकी आंतरिक सुरक्षा। देखो, खतरा सिर्फ आपको दूसरे देश से नहीं है, खतरा आपको आपके अपने देश में भी है, खतरा आपको अपनी जनता से भी है। ऐसा नहीं है कि खतरा आपको सिर्फ दूसरों से है या किसी और देश से है, खतरा कहीं से भी आ सकता है। और मैंने आपको बता ही दिया है, खतरा हम किसे मानेंगे? जो चीज हमारी आजादी को और हमारे जीवन को समाप्त करती है उसे हम अपने जीवन के लिए खतरा मानेंगे। तो एक दूसरा देश भी हमारे लिए खतरा हो सकता है और हमारा अपना नागरिक भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। समझ में आई बात? इस बात को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक है बाहरी और एक है आंतरिक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बाहरी धारणा को, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बाहरी अंग को समझते हैं। आइए विस्तार पूर्वक प्रारंभ करते हैं और जानते हैं। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। ये जो पारंपरिक धारणा है इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय सुरक्षा से। ये अंडरलाइन कर लो ये बात कि पारंपरिक धारणा जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय सुरक्षा से है। किसका? पारंपरिक धारणा का। ठीक है, आपको खतरा यहां पर आपकी सीमा के बाहर से आएगा। कहां से आएगा? आपकी सीमा के बाहर से, अर्थात आपको खतरा यहां पर दूसरे देशों से, आतंकी संगठनों से होगा। यहां पर जो खतरा आएगा वो आपकी सीमा के बाहर से। ये याद रखना है। पारंपरिक धारणा है जो बाहरी सुरक्षा की, पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा की, इसमें खतरा सदैव कहां से आना है? सीमा के बाहर से। दूसरा देश होगा या फिर आतंकी संगठन होगा। यहां पर जो खतरा होगा, पारंपरिक धारणा में खतरा हमेशा हथियारों से होता है। किससे होता है? हथियारों से। समझ में आई बात? हथियारों से ही आपको पारंपरिक धारणा में, पारंपरिक धारणा जो है सुरक्षा की, उसमें हथियार ही आपके लिए खतरा होते हैं। आगे जब पढ़ाऊंगा तो अपारंपरिक धारणा में गरीबी आती है, बीमारी आती है, ये सारी चीजें आती हैं। आगे सुनो। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्र मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। तो एक देश के केंद्र मूल्य क्या है? उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता। ये तीन शब्द याद रखना है। किसी भी देश की केंद्र मूल्य क्या है? उसकी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता। ये एक देश के केंद्र मूल्य होते हैं। अगर किसी देश से ये चीजें चली गई तो वो देश आजाद नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है अपने ऊपर अपने विवेक से शासन करना, उसे कहते हैं संप्रभुता। मैं अपना मालिक खुद हूं, मैं अपना मालिक खुद हूं, तो उसे कहते हैं संप्रभु होना। संप्रभु, अपना मालिक खुद होना ही संप्रभुता कहलाता है। स्वतंत्रता क्या है? आजादी है। और क्षेत्रीय अखंडता क्या है? आपके देश के पार्ट का यूनाइट रहना, आपसे आपके देश का ना जाना। और पारंपरिक धारणा में आपको दूसरे देश की सेना से खतरा
होता है दूसरे देश की सेना से और दूसरे देश से, मतलब ठीक है, और आतंकी संगठनों से, क्योंकि ये आपके देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक समय पर खालिस्तान मूवमेंट चला, जो जिसके माध्यम से हमारे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में उस समस्या का हमने समाधान बहुत ही वीरता पूर्वक किया और हमने उस समस्या का निदान करके अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को बचाए रखा और अपने देश की संप्रभुता को भी बचाए रखा। समझ में आई बात? पाकिस्तान भी बार बार यही प्रयास करता है, भारत का एक हिस्सा काट कर अपने साथ मिलाना चाहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये खतरे आपके पारंपरिक धारणा के बाहरी सुरक्षा में आते हैं। जो खतरा आपकी सीमा के बाहर से आ रहा है वो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की बाहरी सुरक्षा का विषय माना जाता है। और ये सारे के सारे खतरे कैसे होंगे? हथियारों से संबंधित होंगे। ये बात याद रखना है कि जो पारंपरिक धारणा है ना सुरक्षा की, उसमें खतरा आपको किससे है? हथियारों से, वेपन्स से है। इसमें खतरा आपको वेपन से है, और सब टाइप का वेपन, चाहे वो केमिकल वेपन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो। वेपन्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये पता होना चाहिए आपको कि हर देश के पास बहुत सारे टाइप्स के वेपन्स हैं जिनका प्रयोग करके वो दुश्मन देश को या दूसरे विरोधी देश को समाप्त करने की कोशिश करता है। आगे सुनिए। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाएं। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। देखो, कभी भी युद्ध होगा तो आम जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और आम जनता भी मरेगी, ये बात जान लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिक मरेंगे, जनता भी मरेगी। और जनता को इसलिए मारा जाता है जिससे कि जो भी विरोधी है उसका हौसला टूट जाए। अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर देश किस बात का? देश किसके लिए है? जनता के लिए। और जनता ही नहीं रही तो देश भी नहीं रहा। देश का अस्तित्व किससे है? देश के नागरिकों से है। और कोई भी जब हमला करेगा तो वो आपके नागरिकों को भी मारेगा। वो सिर्फ आपकी सेना से नहीं लड़ेगा, वो आपके नागरिकों पर भी वार करेगा, जिससे कि आपके देश का मनोबल टूटे और आप उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाएं। सेना जब भी हमला करती है दूसरे देश पर, तो वो सिर्फ सैनिकों को नहीं मारती, वो देश की जनता को भी मारती है। जैसे बांग्लादेश संकट के दौरान पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों को ही नहीं मारा, उन्होंने आम जनता को भी मारा, बच्चों को भी मारा, महिलाओं का रेप किया। आप समझिए ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया जिससे कि जो भी मुक्ति वाहिनी में थे उनका हौसला टूटे और वो पाकिस्तान की सेना के सामने सरेंडर कर दे, वो अपनी हार मान ले। समझ में आई बात? तो ये तरीके होते हैं किसी भी देश को हराने का और किसी भी देश की आजादी को समाप्त करने का। अब अगर आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया, देख लो यूक्रेन और रशिया, तो ऐसा नहीं है ना कि यूक्रेन पर जब हमला हो रहा है तो सिर्फ यूक्रेन के सैनिक ही मर रहे हैं, जनता भी मर रही है, शहर भी बर्बाद हो रहा है। अब जैसे इजराइल है, इजराइल अगर हमास पे हमला कर रहा है तो सिर्फ वहां सैनिकों को या विरोधियों को तो नहीं मार रहा ना, वहां जनता भी मर रही है, आम जनता। और हमास भी हमला कर रहा था जब, तो इजराइल के सिर्फ सैनिक तो नहीं मर रहे थे ना, आम जनता भी मर रही थी। और आम जनता को टारगेट करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सरकार का मनोबल तोड़ना, जिससे कि सरकार उनकी बातों को मान ले और उनके सामने सरेंडर कर दे। समझ में आई बात? तो ये तरीके होते हैं किसके? पारंपरिक धारणा सुरक्षा की, ठीक है, बाहरी की। ठीक है, आगे सुनो। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की परिस्थिति में 3 विकल्प होते हैं। किसी भी सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं युद्ध की परिस्थिति में। पहला विकल्प क्या है?
आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए। देखो, पहला है आपके पास आत्मसमर्पण कर दो। आप पहला तरीका क्या है कि आत्मसमर्पण कर दो और जो आप पर हमला करने वाला है उसकी सारी बातों को बिना किसी शर्त के मान लो, बिना किसी शर्त के मान लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सामने वाले को कि ये डर पैदा कर दो उसके मन में कि अगर तू मुझसे टकराया तो बेटा मेरा तो कम, तेरा ज्यादा नुकसान होगा, मैं तो बर्बाद हुई, मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से लड़ने में हमारा ज्यादा नुकसान है, वो बर्बाद मुल्क, उससे लड़ने का हमारा क्या फायदा मिलेगा? वो कुपोषण का शिकार देश, उससे लड़ेंगे तो हमें कुपोषण हो जाएगा। बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ा जाता, बीमारों से दूर रहा जाता है। जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाई जाए, बेहतर रहता है। पाकिस्तान से लड़ना नहीं है अब हमें, क्योंकि वो बर्बाद है और उससे लड़ने जाएंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही मर जाएगा और खत्म हो जाएगा। जिसको एक बार रोग हो गया और गंभीर रोग, तो उस रोग से बच पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। या कुछ बहुत चमत्कारिक चीज हो जाए तो चीजें बदल जाए, और चमत्कार होने का मुझे आसार लगता नहीं है। ठीक है, जो चीन का हाथ पकड़ेगा उसका क्या होगा? बर्बादी उसके कदम चूमेगी ही चूमेगी, सफलता तो चूम नहीं सकती, बर्बादी ही चूमेगी। आपको चीन बर्बाद कर देगा। श्रीलंका गया, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। मालदीव्स गया, मालदीव को बर्बाद कर दिया। बांग्लादेश में घुस रहा है, बांग्लादेश को भी बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। चाइना जहां भी जाता है वो बर्बाद कर देता है। तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। किसी भी देश को इतना डरा दो, उसको इतना डरा दो कि भाई तू लड़ेगा मुझसे, तू भी नहीं बचने वाला, मैं भी तैयार हूं तेरे से लड़ने के लिए, आ जा मैदान में। तो सामने वाला भी सोच ले क्या मतलब है यार, क्यों लड़ा जाए? समझ में आई बात? अब जैसे यूक्रेन और रशिया है, यूक्रेन रशिया को डरा पाएगा? इसीलिए तो रशिया घुस के मार रहा है उसे। हमास इजराइल को डरा सकता है? औकात है? इसीलिए तो इजराइल दबा के ठोक रहा है, धाम 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 धाम। आप बात समझिए, हमसे कोई लड़ने नहीं आएगा, हमसे चाइना नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि हम कोई लंजू पंजू नहीं है। हमारा एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों के बराबर है। हमारे एक सैनिक की कैपेबिलिटी चाइना के 10 सैनिकों की कैपेबिलिटी के बराबर है। हमारा एक सैनिक चाइना के 10 सैनिकों को ऐसे दबाकर अपने काख में दबा के ही मार देगा। और इसका उदाहरण चाइना 1962 के युद्ध में देख चुका है। समझ में आई बात? तो चाइना हमसे नहीं लड़ेगा। हमें इसीलिए पावर बैलेंस है, हमें डिस्प्यूट होते हैं लेकिन वो युद्ध का रूप नहीं ले सकते। बहुत ही मुश्किल है युद्ध का रूप लेना। और चाइना का हमसे लड़ना इतना आसान नहीं है। चाइना की सेना यहां बैठी है, आपको अपनी सेना लानी पड़ेगी। हमारी भी सेना यहां बैठी है, हमारे लिए इन एरियाज में लड़ना आसान है, आपके लिए नहीं लड़ना आसान है। आप पिद्दी पिद्दी हो, समझ में आई बात? पिद्दी पिद्दी हो। टेक्नोलॉजी भी भाई कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो आपके पास, एट द एंड यूज तो इंसान को ही करना है ना। ये फोन कितना भी अच्छा हो लेकिन यूज पे डिपेंड करता है ना। कोई इससे कुछ और करता है, कोई इससे कुछ और करता है। टेक्नोलॉजी यूज करना भी तो आना चाहिए। आप कितने भी एडवांस हो, जो भी चीजें हैं वो इंसान के लिए ही हैं, और इंसान नहीं रहेगा तो फिर कोई टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं है। तो दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है दुश्मन को डराने के लिए, युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि
हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचलित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित करने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। तो आप कोशिश करते हो कि अवरोध का सिद्धांत काम कर जाए, दोनों देश ये मान जाएं कि भाई क्या फायदा है लड़ने में, और कोई भी देश अपनी नीति में आत्मसमर्पण को कभी नहीं लिखेगा। पाकिस्तान के 71,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं लिखता अपनी इतिहास में कि हमने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि इससे जनता का मनोबल टूटता है, जनता का विश्वास कम होता है अपनी सेना पर। तो आपके पास युद्ध में सिर्फ 3 तरीके हैं, या आत्मसमर्पण कर दो, या फिर सामने वाले को इतना डरा दो कि वो लड़े ही ना आपसे, या फिर लड़ो और उसे उसके मंसूबों में कामयाब मत होने दो और अपने हाथ में विजय का झंडा लहराओ। ये 3 तरीके हैं आपके पास जिनके माध्यम से आप सामने वाले को पराजित कर सकते हैं। यही 3 तरीके हैं पारंपरिक धारणा में। यहां पर जितना भी खतरा आएगा वो कहां से आएगा? सीमा के बाहर से, अर्थात आपको खतरा एक दूसरे देश से है या फिर आतंकवादियों से, आपकी सीमा के अंदर से नहीं आता। कौन सा? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का बाहरी सुरक्षा वाला। पारंपरिक धारणा अर्थात बाहरी सुरक्षा में जो भी खतरा है वो कहां से आ रहा है? बाहर से। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। ठीक, पारंपरिक सुरक्षा का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े, इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह ना कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी ना जान पड़ता हो, फिर भी यह देख कर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, या भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पड़ला अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। देखो, जो छोटे देश होते हैं वो सदैव चाहते हैं कि हमेशा शक्ति संतुलन उनके पक्ष में रहे, क्योंकि वो इतने काबिल नहीं है कि वो बहुत बड़ी सेना रख सके। तो वो फिर क्या करते हैं? वो फिर गठबंधन करते हैं। वो क्या करते हैं? गठबंधन। जैसे भूटान ने भारत के साथ गठबंधन कर रखा है। आईटीबीपी का नाम सुना है? भारत की एक सेना है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, आईटीबीपी। ठीक है, इंडियन तिब्बत पुलिस बल, इंडो तिब्बत पुलिस बल कहते हैं, जो कि भारत और भूटान की सुरक्षा में लगी रहती है। भूटान की सीमा की सुरक्षा आईटीबीपी ही करती है। समझ में आई बात? तो इसी प्रकार से अब इसने शक्ति संतुलन को बिठाने के लिए इस भारत के साथ समझौता कर रखा है, जिससे कि अगर चीन कभी भी उस पर हमला करता है तो भारत उसकी सुरक्षा के लिए जाएगा, भारत उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार से हमने भी पाकिस्तान के साथ बैटल के दौरान किससे समझौता कर रखा था? शक्ति संतुलन बनाने की। अमेरिका उसके साथ था तो हमने किसके साथ कर रखा था? रूस के साथ कर रखा था, जिससे कि शक्ति संतुलन बना रहे और हम भी अपने दुश्मन पर भारी दिखे। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन साधा
जाता है वैश्विक राजनीति में अपने पक्ष में शक्ति संतुलन को इस प्रकार से झुकाया जाता है अपने दुश्मन के खिलाफ, कि दुश्मन को भी पता रहे कि भाई इससे पंगा लूंगा तो मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखो, किसी भी देश की मंशा के बारे में हमें नहीं पता। एक तरफ पाकिस्तान के नेता हाथ मिलाते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना सीज फायर खोल देती है। पाकिस्तान की नेता और पाकिस्तान की सेना में कोई तालमेल नहीं है, ये बात आप बढ़िया से जान लो। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। हमें चीन से जितना नुकसान नहीं हुआ है ना, उससे ज्यादा नुकसान हमें पाकिस्तान से हो गया है। इतना ज्यादा पाकिस्तान हमारे लिए नासूर है। वो फोड़ा है जो साला फूटता ही नहीं है, दर्द देता रहता है। इतना ज्यादा उसने हमारे घाव कर रखा है, लेकिन अब वो खुद ही सड़ रहा है और खुद ही फूट जाएगा एक दिन। उसकी जैसी हरकतें हैं, मूर्खों वाली, अनपढ़ों वाली, जाहिल देश। मैं जाहिल कह सकता हूं, समझ में आई बात? कन्वर्टेड लोग, कन्वर्टेड ही कहूंगा ना मैं। आपके यहां पे इस्लाम पैदा नहीं हुआ है, आप वैचारिक तौर पर परिवर्तित नहीं हुए, आप परिवर्तित नहीं, आपको परिवर्तित किया गया है। कैसे? तलवार की नोक पर। तो तलवार की नोक पर अपना धर्म बदलने वालों, फिर बदल लोगे तुम अपना धर्म जब तुम पर खतरा आएगा। समझ में आई बात? दूसरों को काफिर कहने वालों, खुद ही काफिर हो तुम, जो सच स्वीकार नहीं कर पाते। इस्लाम भी सच का साथ देता है, लेकिन तुम तो अपना ही सच नहीं स्वीकार कर पाते कि तुम पराजित हुए हो कितनी बार। और जो अपनी पराजय नहीं स्वीकार सकता ना, वो सच के साथ नहीं है। उससे बड़ा धर्मी इस धरती पर कोई नहीं। ये बात समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो शक्ति संतुलन बिठाने के लिए छोटे देश बड़े देशों के साथ सैनिक गठबंधन करते हैं, जिससे कि उन्हें, जिससे लगता है कि खतरा है, तो उसके साथ उनका शक्ति संतुलन बैठ जाए। जब पता चल जाएगा किसी को, छोटे वाले देश को, कि हाँ भाई भूटान का भारत के साथ गठबंधन है, तो भूटान पर चीन भी नहीं हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है उसे कि अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा तो भारत भी आएगा, भारत आएगा मुझसे लड़ने। समझ में आई बात? नेपाल का भी है ऐसी समझौता, ठीक है। नेपाल तो दोनों तरफ बैलेंस साधने की कोशिश कर रहा है, और नेपाल बर्बाद होगा अगर उसने अपनी नीतियां ठीक नहीं करी तो। जिसने भी भारत से दुश्मनी ली ना, वो बर्बाद हुआ है, ये बात जान लो। समझ रहे हो? इस बात को पूरी दुनिया को बताओ, जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आगे सुनो। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। वही बात कह दी, गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे सुरक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है, और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। जैसे नाटो बना, किससे बचने के लिए? यूएसएसआर से लड़ने के लिए। तो यूएसएसआर ने नाटो के जवाब में क्या बनाया? वार्सा पैक्ट, है ना? तो ये क्या है? ये दोनों ही क्या है? सैनिक संगठन है। एक है अमेरिका का सैनिक संगठन और एक है यूएसएसआर का सैनिक संगठन। दोनों का काम क्या था? दोनों का काम था दोनों गुटों के देशों को, दोनों गुटों के देशों से सैनिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। यही था ना? समझ में आई बात? तो ये गठबंधन शक्ति संतुलन बनाने के लिए बनाए गए थे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन बिठाया जाता है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं।
उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवाद को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस्लामी उग्रवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले अमेरिका ने ही किसको, इस्लामी आतंकवाद को पाला और पोसा और सोवियत संघ के खिलाफ उसका प्रयोग किया। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो अब उनको आतंकवादियों को पैसा नहीं मिल रहा था, तो फिर उन्हीं आतंकवादियों ने अमेरिका को ही ठोक दिया। तो फिर अमेरिका ने कहा कि बेटा मेरे से ही पैदा और मुझे ही आंख दिखाओगे, फिर अमेरिका ने उनको ठोक दिया। तो समय के साथ, जरूरत के साथ सैनिक तालमेल बदलता रहता है, सैनिक तालमेल बदलता रहता है। समझ में आई बात? अब नेता बदलते हैं तो तालमेल भी बदलता है, ये बात जान लो। नेताओं के ऊपर निर्भर करती है, देश की राजनीति के ऊपर निर्भर करता है देश के गठबंधन। समझ में आई बात? अब जैसे भारत का है, भारत में जब कांग्रेस रहती है तो वो यूएसएसआर के ज्यादा ही फेवर में रहती है, और जब भाजपा आती है तो वो अमेरिका के फेवर में थोड़ी ज्यादा टिल्ट हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये देश के नेतृत्व पर भी निर्भर करता है कि वो किसके साथ। लेकिन भारत की दोनों ही सरकारें, दोनों ही विचारधारा की सरकारें ये बहुत स्पष्टता से ध्यान रखती हैं कि हमारे पुराने संबंध कभी ना टूटे, और रशिया हमारा सबसे पुराना मित्र है और उसकी मित्रता पर हम कभी भी संदेह नहीं करते। यह हमारे देश की दोनों सरकारों की बहुत बहुत अच्छी खूबी है, दोनों विचारधारा की सरकारों की ये बहुत अच्छी खूबी है कि वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश नहीं करते, वो देश की हित को थोपते हैं। ये हमारी राजनीति की अच्छी बात है। हमारे नेता इतने अच्छे हैं कि देश से ऊपर वो अपनी विचारधारा को नहीं रखते, दोनों ही दलों के। इतना अच्छा है बस, और तो फिर देश में तो बढ़ते कटते रहते हैं, वो अलग बात है। इतना अच्छा है, ठीक है। तो जिसने पाला उसी ने ठोका, किसको? अलकायदा को, ठीक है। तो समय के साथ, परिस्थिति के साथ गठबंधन बदलते रहते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। आ गई ना बात? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है, सोचो ही, उसकी कोई औकात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विवादों को निपटा सके या होने वाले युद्धों को रोक सके। आप देख लो, दो अभी बड़े स्तर पर दो युद्ध हो रहे हैं, क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? इसीलिए तो मैं इसे क्या कहता हूं, बिना जड़ का पेड़। इसे इसीलिए तो इस पदवी से मैंने सुशोभित किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? बिना जड़ का पेड़ है। इसकी इस धरती पर सिर्फ उतनी औकात है जितनी हम इसे देते हैं, उससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। समझ में आई बात? अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अंततः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। कह दिया ना, किताब ने ही कह दिया, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? अपने देशों का दास है।
और अब दास क्या होता है? दास दास ही होता है। मालिक जो कहेगा नौकर वो ही करेगा। समझ में आई बात? ये बात जान लो। अब आते हैं पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। यहां भी खतरा हथियारों से रहेगा। खतरा यहां भी हथियारों से। पारंपरिक धारणा का मतलब ही है कि खतरा आपको हथियारों से है। वहां आपको सीमा के बाहर से खतरा आ रहा था, अब आपको जो खतरा आएगा वो आपकी सीमा के अंदर ही आएगा। आपकी सीमा के अंदर से ही आएगा। अलगाववादी आंदोलन, जैसे ये क्या था, जैसे मैंने आपको पंजाब का उदाहरण दिया, क्या खालिस्तान आंदोलन, ये आपके देश के अंदर ही था, है ना। जैसे आपके इन राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले, इन राज्यों में उग्रवादी आंदोलन चले। अब जैसे आपके क्या जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या है? आंतरिक है, ये आपके आंतरिक है। पर ये भी इनमें भी तो हथियार इंक्लूड है कि नहीं है? तो ये आपके आंतरिक सुरक्षा है। पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा है ये। तो आइए इसको भी विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं। पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? जी बहुत करती है। वही सबसे बड़ी चीज है। अरे भाई, जब तक आप अंदर से नहीं ठीक रहोगे, बाहर वाले आपको आराम से लात घूसा मारकर चले जाएंगे। उन्हें बाहर से फिर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपके घर में ही आग लगा देंगे और आपको खत्म कर देंगे। फिर उन्हें अपने हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपके देश में हथियार उठाने वालों को ही उन्हें उकसाने की जरूरत होगी। समझ में आई बात? वो आपके देश में ही फिर फूट डालेंगे। उन्हें अपनी सेना को सीमा पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके देश के ही अलगाववादी लोगों को भड़काएंगे और आपके देश को तोड़ने का काम करेंगे। जैसे पाकिस्तान करता है जम्मू कश्मीर में, और यहां पर भी खालिस्तान आंदोलन में भी वो बड़ी भूमिका निभा रहा था, और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था भारत को तोड़ने में। चीन भी इसमें इंक्लूड था, म्यांमार भी इसमें इंक्लूड था। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये लोग इंक्लूड होकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहां म्यांमार की सेना तो नहीं आ रही थी ना, यहां पर भारत की ही जनता भारत को तोड़ने का काम कर रही थी। तो ये आपके देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आपके अंदर बैठा है। सबसे पहले आपको अंदरूनी तौर पर सुरक्षित होना पड़ेगा, तब जाकर आप बाहरी खतरों का आसानी से सामना कर लेंगे। अगर आपकी इंटरनल बॉडी सही नहीं है तो आप दूसरों से कैसे लड़ पाओगे? दूसरों के सामने आप खड़े भी नहीं हो पाओगे ना बच्चे। अगर आपको दूसरों से लड़ना है तो इंटरनली मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ लोग होते हैं दिखने में सूखे रहते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर मजबूत रहते हैं, और सामने वाले को चटका देते हैं, चल बे निकल, है ना। होता है ना कि जरूरी नहीं है जो बाहर से दिख रहा है हट्टा कट्टा वो अंदर से भी ताकतवर हो, और जो बाहर से कमजोर दिख रहा है वो अंदर से कमजोर हो। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। तो आपको दोनों बैलेंस करना है। एक देश के तौर पर आपको अंदरूनी तौर पर भी मजबूत होना है और आपको बाहरी तौर पर भी मजबूत दिखना है, जिससे कि दुश्मन आप पर हमला ना करे। समझ में आई बात? अमेरिका के सामने कोई टिक पाता है? क्यों? क्योंकि अमेरिका अंदरूनी तौर पर भी मजबूत है और बाहरी तौर पे तो विशाल दिखता ही है। बाहरी तौर पे तो विशाल दिखता ही है। अब आप बॉडी आपने दे दनादन बना ली है, लेकिन कभी लड़ाई हो जाए, भैया छोड़ दो प्लीज, भैया छोड़ दो, क्या फायदा उसकी बॉडी का? उस बॉडी का फायदा क्या जब आपके अंदर जिगरा ही नहीं है? तो जिगरा भी तो रखो ना। जिगरा कहां से आता है? इंटरनली आता है। तो वही चीज कि देश का भी जिगरा कहां से आएगा? देश की शांति से आएगा, सौहार्द से आएगा, भाईचारे से आएगा। देश अगर अंदरूनी तौर पर मजबूत रहेगा तो देश बाहर के हर खतरे से निपट सकता है, हर खतरे से। अगर आज यूक्रेन रशिया के सामने डट के खड़ा है तो क्यों खड़ा हो पा रहा है? क्योंकि उसकी जनता में
एकजुटता है, राष्ट्र प्रेम है, और इसीलिए वो डट कर रशिया का सामना कर रहा है। समझ में आई बात? इस बात को समझिए आप कि इंटरनली मजबूत होना कितना जरूरी है, कितना करेज है यूक्रेन की जनता में कि वो खड़ी है डटकर इतनी बड़ी विशालकाय सेना के सामने। अरे रशिया की सेना बहुत बड़ी है भाई, ताकत के मामले में बहुत बड़ी है। अमेरिका की सेना को भी पानी पिलाने का दम रखती है रशिया की सेना। समझ में आई बात? दुनिया में किसी की सेना, अमेरिका की सेना के सामने कोई सेना टिक सकती है तो वो रशिया की सेना है। समझ में आई बात? तो बात को समझिए आप। फिर भी उनके सामने डटकर यूक्रेन की सेना खड़ी है, तो ये करेज देखिए, ये करेज कैसे आ रहा है? देश की अंदरूनी ताकत से आ रहा है, देश की जनता के अंदर एकता है, सौहार्द है, भाईचारा है, उसके कारण से वो अपनी सेना को बूस्ट कर रहे हैं। लड़ो तुम, हम हैं पीछे खड़े, है ना? तो ये चीज आपके देश में भी तब आ पाएगी जब आप इंटरनली मजबूत होंगे। अब कुत्ते की तरह आप आपस में ही लड़ रहे हो तो दूसरे से कहां लड़ पाओगे? दूसरे को फिर आपको मारने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा, वो आपको ही लड़ा कर खत्म कर देगा। लो लड़ो, दोनों खत्म हो जाओ। और लड़ाई तो भाई दोनों के हाथ पांव टूटेंगे ही, या एक मरेगा या दोनों के हाथ पांव टूटेंगे। लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई में एक को तो नुकसान होना ही होना है, एक जेल जाएगा ही जाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा खतरा आपको आपके अंदर से, आपको आपके अंदर से। तो इसीलिए हमारा देश और सब देश ये कोशिश करते हैं कि उनके इंटरनल डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश को बाहर से ज्यादा खतरा नहीं है, देश बाहर के खतरों को तो अपनी सेना के माध्यम से टैगल कर सकता है, लेकिन इंटरनल मैटर्स में सेना नहीं घुस पाती। अब अपनी देश की जनता पर ही थोड़ी ना गोली चलवाओगे तुम। चीन तो हो नहीं कि चलवा दोगे अपने देश के बच्चों पे गोलियां, धन 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 धन, तुम हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? ये प्रश्न है, और ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है। अगर आप इंटरनली मजबूत नहीं हो तो दूसरों से कहां लड़ पाओगे भाई? पहले इंटरनली खुद तो मजबूत हो जाओ, फिर जाना दूसरे से लड़ने। दूसरे से लड़ने के लिए भी आपको इंटरनली मजबूत होना पड़ेगा। बिना इंटरनली मजबूत हुए आप दूसरे से कैसे लड़ सकते हो? आपके देश में आपके दो संप्रदाय कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, वो देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपके देश का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना भाई। आपकी सरकार का भी मनोबल टूटेगा, आपके देश का भी मनोबल टूटेगा, आपकी सेना का भी मनोबल टूटेगा। सेना भी तो भाई परिवार है ना उनके भी तो। अब परिवार ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो सैनिक कहां लड़ पाएगा? उसे भी तो अपने परिवार के बारे में चिंता है ना। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये है राजनीति। जो कहते हैं बस यही है राजनीति। राजनीति वो नहीं है बच्चों। राजनीति वास्तविक तौर पर इन चीजों को गहराई से समझना राजनीति है, इन समस्याओं को समझना राजनीति है। राजनीति बहुत ही पेचीदा है। राजनीति ऐसी नहीं है कि उठाया और खा लिया। राजनीति समझ का विषय है, और जिसने राजनीति को समझा नहीं वो फिर राजनीति नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहा है। राजनीति पेपर के लिए नहीं पढ़ी जाती, राजनीति जीवन को समझने के लिए पढ़ी जाती है। आपके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं उनको टैगल करने के लिए राजनीति पढ़ी जाती है, क्योंकि आपके जीवन में ये सारी की सारी समस्याएं आने वाली हैं एक देश के नागरिक के तौर पर। और जब आप एक देश के नागरिक हैं तो आप पर देश में होने वाली हर चीज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उससे अछूते नहीं हैं। समझ में आई बात? कहां गए थे? इसी कारण सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोवेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नजर में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व का चीज बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इसी कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। लेकिन सोवियत संघ टूटा क्यों? सोवियत संघ को अमेरिका ने तो अंदर से आकर नहीं तोड़ा ना, सोवियत संघ की जनता ने ही तोड़ा उसको। अगर सोवियत संघ की जनता कभी नहीं तोड़ती सोवियत संघ को, तो सोवियत संघ अमेरिका के तोड़ने से टूट जाता। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम ही नहीं जाग पाया कभी सोवियत संघ के प्रति, इसलिए तो टूट गया ना सोवियत संघ। सोवियत संघ के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या था? राष्ट्र प्रेम का अभाव। अपने राष्ट्रों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम का उत्पन्न होना ही सोवियत संघ के विखंडन का सबसे बड़ा कारण है। यही पढ़ा है ना हमने, यही जाना है। तो सोवियत संघ के टूटने में इंटरनल मैटर्स ज्यादा इन्वॉल्व थे, ना कि एक्सटर्नल मैटर्स। समझ नहीं बात? आपके रिश्ते के टूटने में आप दोनों के आपसी तालमेल ज्यादा संबंध रखेंगे, तीसरा व्यक्ति संबंध नहीं रखेगा। समझ में आई बात? तीसरे का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके रिश्ते के खराब होने में, जितना आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एक पति पत्नी के रिश्ते खराब तब होते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि घर वालों के कारण हमारा खराब हो रहा है। घर वाले मैटर करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो रिश्ता कभी नहीं खराब हो सकता। और अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके रिश्ते को कोई भी नहीं बचा सकता। ये भी जान लो, बच्चे भी नहीं बचा सकते। इस बात को समझिए। तो यही देश पर भी लागू होता है, क्योंकि देश में हम ही तो लोग हैं ना, हमारी मानसिकता तो है ना, कहीं दूसरी मानसिकता तो आ नहीं रही। इस देश के नागरिक हम हैं, हमारी जैसी सोच है वैसे ही हमारे राष्ट्र की भी सोच होगी। राष्ट्र का मतलब हमारे नेताओं की, वही तो हमारी सोच तय कर रहे हैं ना देश की, कि और कोई तय कर रहा है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम नेता भी चुनते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के सामने आमने सामने थे। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आजादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। समझ में आई बात? तो इनको बाहरी डिस्प्यूट था, इन पश्चिमी देशों को इंटरनल डिस्प्यूट नहीं था ज्यादा, इनको एक्सटर्नल डिस्प्यूट ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने कुकर्म ज्यादा बाहर कर रखे थे, अपनी जनता पे इन्होंने कुकर्म नहीं किए थे। समझ में आई बात? और यही चीज देखो, हम देखिए इसमें हम शीत युद्ध के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उस चैप्टर को ही कहा है बाय बाय शीत युद्ध, तुम नहीं पढ़ाए जाओगे इस देश के बच्चों को, तुम्हें अनभिज्ञ किया जाता है शीत युद्ध से। सीबीएसई से पूछो इस बात को कि माननीय सीबीएसई महोदय, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमें उस महत्वपूर्ण जड़ से अनभिज्ञ क्यों रखा जो इस पूरी किताब की आधारशिला है? क्यों हमें अनभिज्ञ रखा? आप तो जानते हैं
लेकिन इस देश के कितने बच्चों के साथ सीबीएसई ने अनफेयरनेस किया है, उनके ज्ञान को कितना अल्प किया है। आप देखिए, हमारे देश की सरकार ही हमारे देश के बच्चों के ज्ञान से खेल रही है, और हमारे देश के बच्चे ताथैया ओ कर रहे हैं कि हमारा तो सिलेबस कम हो गया। सिलेबस बेटा कम नहीं हुआ है, आपके ज्ञान को ही कम कर दिया गया है। इस बात को समझिए आप। आगे आइए, ठीक है। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के सामने समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता से दुश्मनी ठाननी थी, या अमेरिका अथवा सोवियत के किसी साथी देश से वैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों के लिए, ज्यादातर युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। लेकिन आपको तो शीत युद्ध पढ़ाया ही नहीं गया है। सीबीएसई प्रश्न कैसे देगी फिर शीत युद्ध से संबंधित? कैसे दे सकते हो आप? आपने सिलेबस में तो पढ़ाया ही नहीं है। और अगर दे दे तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना, अर्जी डाल देना कि आपने जब पढ़ाया ही नहीं है, चैप्टर सिलेबस से हटा दिया है, तो शीत युद्ध से संबंधित आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? पढ़ा तो नहीं रहे ना आप, तो आप पूछेंगे कैसे? आपने सिलेबस से क्यों हटाया? सरकार को खुश करने के लिए, नेहरू को योगदान को हटाने के लिए, कि नेहरू ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, यह बताने के लिए इस देश के बच्चों को कि नेहरू ने बस इस देश को बेचा है, यह बताने के लिए? नेहरू ने जो किया है इस देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जिन परिस्थितियों में नेहरू ने इस देश की सत्ता को संभाला है, उस परिस्थिति में इस देश को चलाना अंगारों पे बैठने के समान था, अंगारों पे बैठने के समान। समझ में आई बात? आज के नेता नेहरू को गाली देते हैं, उनकी औकात नहीं है नेहरू के समान खड़े होने की। अगर उस समय ये होते ना, इनकी औकात नहीं थी नेहरू जी के पांव तक पकड़ने की। इतना कह रहा हूं मैं। नेहरू नेहरू है, सरदार पटेल है। वो इस देश के भगवान है, कर्ता धर्ता है, वो इस देश के निर्माता है इस देश के। अब भगवानों को चोर नेताओं के समान खड़ा नहीं किया जाता। आज के नेता चोर हैं, चोर। समझ में आई बात? बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि भारत के वर्तमान समय के 90% नेता स्वार्थी और चोर हैं। वो अपने गिरेबान में झांक ले और खुद उनको पता चल जाएगा इस बात का। कहां तक आ गए? तो इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आजादी के लिए कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दे। ऐसे में उन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। समझ में आई बात? शीत युद्ध ने दुनिया के सुरक्षा के पैमाने ही बदल दिए थे। देश अंदरूनी सुरक्षा से कम जूझ रहे थे, देश बाहरी सुरक्षा से ज्यादा जूझ रहे थे कि मेरा पड़ोसी उसके खेमे में चला गया तो ये तो मेरा दुश्मन अल्टीमेटली बन गया, अल्टीमेटली बन गया। समझ में आई बात? हमारे भी पाकिस्तान के दुश्मन बनने में सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना। उसको दुश्मन बनाने का काम इन्होंने किया है हमारा। समझ में आई बात? मुसलमानों के मन में भारतीयों के प्रति जहर बोने का काम इन्होंने किया। एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्षों की भी चिंता करनी थी।
शीत युद्ध ने इनके सामने दो स्तरों पर चुनौतियां खड़ी कर दी थी। किनके लिए? 9 स्वतंत्र देशों के लिए। दूसरा पड़ोसी से, पहला पड़ोसी से, और दूसरा इंटरनल डिस्प्यूट, आंतरिक खतरे भी थे। भारत बना तो भारत के सामने कितनी समस्याएं थी हम और आप नहीं जानते। आज के बच्चों को नेहरू को गाली देने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर उन समस्याओं को समझ लेना इस देश का, जो साइंस पढ़ा बच्चा है, तब तो पता चल जाए औकात उनको अपनी। नेहरू को गाली देने से पहले इस देश की राजनीतिक इतिहास को समझिए आप। नेहरू को गाली मत दीजिए, अपने आप को गाली दीजिए कि हम किस प्रवृत्ति, किस मानसिकता के लोग थे, किस मानसिकता के लोग थे हम। किसने बनाया था इस देश में जातिवाद को? पूछे इस देश की जनता, क्यों नहीं पूछती? जातीय भेदभाव क्यों पैदा किया गया था? और जातीय भेदभाव से भारत को निकालने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज भी तो जूझ रहे हैं हम उससे, कि नहीं जूझ रहे हैं? बताइए, क्या जातीय संघर्ष देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? सबसे बड़ा खतरा है। आपका ही समाज बटा पड़ा है, आपके समाज में ही भेदभाव है। फिर धार्मिक संघर्ष, फिर भाषाई संघर्ष, कितने संघर्षों से उस व्यक्ति ने निकाला है इस देश को, शेप अप किया है इस देश को। समझिए ना, आज की जितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर थी, इतने आसानी से लोगों को कनेक्ट किया जा सकता था, जितना आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक जगह बैठकर पूरे भारत को अपनी बात सुना देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम, इतनी शिक्षा थी उस टाइम, तो कैसे नेहरू को गाली दे देते हो? फिर किस मुंह से गाली देते हो उस व्यक्ति को? गाली औकात है तुम्हारी? उनके समकक्ष खड़े होने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम गाली देते हो उसको। बात को समझिए, थोड़ा सा सोचिए। मैं ये नहीं कहता कि नेहरू के आप पिछलग्गू बन जाइए, लेकिन नेहरू को पढ़िए, नेहरू को समझिए आप। समझ में आई बात? भगत सिंह साहब भी उनको बहुत आदर सत्कार से मिलते, बात करते थे दोनों। भगत सिंह साहब, साहब उनके नाम के आगे ऐसे तो नहीं जुड़ गया है ना। बहुत बलिदान दिए इस देश को बनाने वाले लोगों ने। कृपया इस देश की एकता और अखंडता को मत तोड़िए। भगत सिंह साहब की जन्म जयंती आ रही है, तो उनके थोड़े आदर्शों को पढ़िए आप लोग, किताबें उठाइए। और जब तक किताबें नहीं उठाएंगे आप, तब तक आप इन महापुरुषों के विचारों से अवगत नहीं हो पाएंगे आप। भगत सिंह साहब पूंजीवाद के खिलाफ थे, ये क्यों नहीं बताता कोई? भगत सिंह साहब बस स्टेटस लगा लेते हो। भगत सिंह साहब के विचारों को भी तो पढ़ो, कि वो समानता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, और आप असमान समाज का निर्माण कर रहे हो। किसी के पास इतनी संपत्ति है कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इस देश का सपना उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने एक समानता मूलक समाज का सपना देखा था। भगत सिंह साहब को पढ़ो। फिर भगत सिंह साहब के विचारों पर चलना चाहते हो आप, तो भगत सिंह साहब को पढ़ो। और पढ़ाई से तो आपको दूर किया जा रहा है, आपके सिलेबस ही काट दिए जाते हैं। समझ में आई बात? इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े थे। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो 2 पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। 95% विश्व के शस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में
दुगनी वृद्धि हुई थी, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थे। ठीक है, आज भी आपके पास चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे इंटरनल डिस्प्यूट है। मैंने आपको बता ही दिया कि आज भी हम इन इंटरनल डिस्प्यूट से जूझ रहे हैं, जैसे जातिवाद हो गया, धार्मिकता हो गई, भाषाई विविधता हो गई, इनसे हम जूझ रहे हैं आज भी। और ये हमारे देश के लिए बड़ी समस्याएं हैं। हमें नहीं लगता कि ये समस्याएं हैं, लेकिन इनसे बड़ी समस्याएं कोई और नहीं है। ये बात भी आप समझिए। इन इन चीजों से निपटना और इन चीजों को समाप्त करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पारंपरिक धारणा के तरीकों के बारे में, कैसे हम पारंपरिक धारणा की सुरक्षा से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।